गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ गायत्री कॉलेज सांचो। आज हम जीन क्लोनिंग के स्टेप्स के बारे में डिटेल से जानेंगे। इससे पहले जितने भी वीडियो थे उसमें जीन क्लोनिंग के लिए आवश्यक इम्पोर्टेंट जो टूल्स थे उनके बारे में हमने जाना था। अब हम देखते हैं कि किस तरह से एक जीन का क्लोन किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जीन क्लोनिंग का मतलब है किसी जीन का या डिजायरेबल जीन का या वांछित जीन का क्लोन तैयार करने के प्रोसेस को जीन क्लोनिंग, और चाहे तो हम इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के कौन से स्टेप्स है? इसमें पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन। अब यहां पे इसका हिंदी में होगा पहचान एवं पृथक्करण किसका? डिजायरेबल जीन का। व्हाट इज डिजायरेबल जीन? वांछित जीन। वांछित जीन किसे कहते हैं? जो हमारा टारगेट जीन है, अर्थात जो हमारे एक्सपेरिमेंट के लिए चूज किया गया जीन है, वो डिजायरेबल जीन कहलाता है। सपोज दैट हमें कोई इंसुलिन बनाने के लिए जीन की आवश्यकता है, तो इंसुलिन के जीन को यदि हम इंसुलिन बनाने वाले जीन को हम आइसोलेट कर ले तो वो जीन हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिजायरेबल जीन हो जाएगा। और कोई भी हम जैसे सपोज दैट लेक्ट एल्ब्यूमिन बनाने वाले जीन को हम आइसोलेट कर ले, वो जीन भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? डिजायरेबल जीन हो जाएगा। इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये है कि प्रयोग की आवश्यकता के लिए जो जीन उपयोग में लिया जाता है उस जीन को ही हम क्या कहते हैं? वांछित जीन कहते हैं। वांछित जीन का पृथक्करण कैसे करेंगे और पहचान कैसे करेंगे? तो पहले के वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने cDNA फॉर्मेशन आपको बताया था कि कैसे cDNA फॉर्मेशन किया जा सकता है, और भी मैंने आपको ये भी बताया था। पर चलो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूं कि हम किस प्रकार से किसी जीन को आइसोलेट कर सकते हैं और cDNA प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। लेट अस सी। सपोज दैट इट इज ए सेल और इट इज ए न्यूक्लियस। दिस इज सेल and this is nucleus. Inside the nucleus here thread like structure which is gene or DNA. यहाँ पे DNA मौजूद है। इस DNA से हम क्या करेंगे? एक प्रोसेस जिसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा इस डीएनए से हम क्या बना लेंगे? mRNA बना लेंगे। यहां पे एंजाइम कौन सा है? आपको पता होगा, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से हमने इस डीएनए का क्या बना लिया? mRNA बना लिया। ये mRNA इस न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा। बाहर निकलकर कहां गया? दिस इज साइटोप्लाज्म। सीपी बोले तो साइटोप्लाज्म। ये mRNA कहां जाएगा? सपोज दैट ये mRNA है, कहां गया? साइटोप्लाज्म। इस साइटोप्लाज्म में उपस्थित mRNA का हम फिर से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से डीएनए बनाएंगे। ये डीएनए ही क्या कहलाता है? cDNA कहलाता है। इसका मतलब ये आइडेंटिफिकेशन हो गया। इस cDNA का अब हम रेस्ट्रिक्टेड एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की
सहायता से, एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम की सहायता से कट करके डिजायरेबल जीन को आइसोलेट कर लेंगे। आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया हमने और आइसोलेशन करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस तो यूज में लेंगे ही, और भी कई ऐसे प्रोसेस है कि सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर इसका हम इस डीएनए का क्या कर लेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन कर लेंगे, और सेंट्रीफ्यूगेशन करके हम डीएनए को बड़ी आसानी से वहां से आइसोलेट कर सकते हैं। डीएनए को आइसोलेट करने का अपना एक प्रक्रम है, एक प्रोसेस है, वो फिलहाल हमारे सिलेबस में नहीं है। आगे चल के जब हम कोई ऐसा टेक्निक पढ़ेंगे वहां पे होगा, तब मैं डीएनए का आइसोलेशन प्रैक्टिकल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से हम डीएनए का आइसोलेशन करते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं और डीएनए का आइसोलेशन करके डिजायरेबल जीन की पहचान कर लेते हैं और हमारे प्रयोग के लिए यूज ले लेते हैं। तो इसके डीएनए के आइसोलेशन की 3-4 प्रोसेस है। हम 3-4 प्रोसेस में से कोई भी प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और उसकी सहायता से हमें जीन या डीएनए को आइसोलेशन किया जा सकता है। फिर सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए। यहां पे देखो एक वर्ड आया काइमेरिक डीएनए। व्हाट डू यू मीन बाय काइमेरिक डीएनए? काइमेरिक डीएनए इज नथिंग, it is a mixing DNA of two species, अर्थात दो अलग अलग जातियों के डीएनए को मिक्स कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, काइमेरिक डीएनए होगा। सपोज दैट आई टेक हियर ए प्लाज्मिड और प्लाज्मिड डीएनए। सपोज दैट ये प्लाज्मिक डीएनए है, ये तो क्या हो गया मेरे पास, प्लाज्मिड डीएनए। और इस प्लाज्मिड डीएनए के अंदर यदि ये मैंने ह्यूमन मिल्क के लैक्ट एल्ब्यूमिन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जीन को इंसर्ट कर दिया। This entire DNA is plasmid, this is plasmid and this is lactate albumin responsible gene को मैंने इसमें इंसर्ट कर दिया। This is another species and this is human। इसका मतलब हमने दो अलग अलग स्पीसीज के डीएनए को इसमें इंसर्ट कर दिया। That DNA is known as chimeric आशा है आपको समझ में आएगा। काइमेरिक डीएनए का मतलब दो अलग अलग जातियों के डीएनए को यदि उसमें मिक्स कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए और एक बना दिया जाए तो ऐसा डीएनए क्या कहलाता है, काइमेरिक डीएनए कहलाता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, काइमेरिक डीएनए। तो फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए बड़ा सिंपल सा है, एक स्टेप्स है। अब मैं स्टेप्स आपको बता देता हूँ। काइमेरिक डीएनए में अब हम रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी या जीन क्लोनिंग के स्टेप्स के बारे में समझते हैं कि कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, सपोज दैट हमने क्या लिया, दिस इज cDNA, दिस इज cDNA और दिस इज ए प्लाज्मिड। आई थिंक मैंने पहले प्लाज्मिड के बारे में आपको बता रखा है, तो आपको प्लाज्मिड की पूरी डिटेल्स याद होगी। आपने वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा, इसलिए प्लाज्मिड के बारे में बहुत अच्छी तरह से आप जानते होंगे, ऐसी आशा है।
और प्लाज्मिड के बारे में आपको पता है, यहाँ पर ORI, यहाँ पे रेड प्रोटीन है, यहाँ पे TETR, यहाँ पे AMPR, यहाँ पे इको आर फर्स्ट। ये एंटायर प्रोसेस क्या कहलाता है प्लाज्मिड का, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये प्रोसेस जो है, ये पोर्शन जो प्लाज्मिड का है, ये उसके लिए टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और ये प्लाज्मिड कौन सा है, इसको आप कह सकते हैं PBR 322 प्लाज्मिड है। अब हमारे पास दो अलग अलग स्पीसीज है, दिस इज प्लाज्मिड और दिस इज cDNA। दोनों को ही हम इको आर फर्स्ट लेकर और सेकंड लेकर सीमाकार एंजाइम की सहायता से इन वांछित स्थल से कट कर लेते हैं। कट करने के बाद में इनमें हम लिंकर को प्लस करते हैं, लिंकर प्लस DNA लाइगेज, लिंकर और DNA लाइगेज की सहायता से cDNA और प्लाज्मिड को सीमाकारी एंजाइम से कट करवाकर उसमें लिंकर और DNA लाइगेज की सहायता से जोड़ देते हैं। और जोड़ने के बाद में हमारे पास जो DNA बनता है, दैट DNA इज नोन एज काइमेरिक DNA। तो आशा है आपको सेकंड स्टेप सिंपली समझ में आ गया होगा। अब मैंने थोड़ा सा लाइटली जरूर लिया है, बट इट इज सफिशिएंट फॉर दिस। तो एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि cDNA को प्लाज्मिड से इंसर्ट कराने के लिए प्लाज्मिड के रिकॉग्नाइज साइट से इको मतलब सीमाकारी एंजाइम का उपयोग करते हुए हम उसको कट करेंगे, cDNA को भी उसी साइड से कट करेंगे, फिर उसमें दोनों लिंकर जोड़ेंगे, लिंकर DNA लाइगेज की सहायता से जुड़ता है और DNA लाइगेज की सहायता से ही आप प्लाज्मिड को, इस cDNA को प्लाज्मिड के साथ जोड़ते हैं, लिंकर को भी DNA लाइगेज जोड़ते हैं। एक और एंजाइम में यहाँ पे बता देता हूँ, अल्केलाइन फॉस्फेटेज का भी उपयोग किया जाता है। वो प्लाज्मिड को सर्कुलर DNA बनाए रखने में हेल्प करता है और हमारे पास ये काइमेरिक DNA, इस प्रकार काइमेरिक DNA का फॉर्मेशन हो जाता है। अब आता है थर्ड पॉइंट, इंट्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक DNA इनटू होस्ट। काइमेरिक DNA का होस्ट सेल में इंट्रोडक्शन का मतलब है, आप इनको इंसर्शन और ट्रांसफेक्शन भी कह सकते हैं। कि क्या मीनिंग क्या है इंट्रोडक्शन का मतलब? होस्ट का मतलब जिसे मेजबान कहते हैं, हिंदी में होस्ट को मेजबान कहते हैं। मेजबान का मीनिंग क्या होता है कि बैक्टीरिया, जब काइमेरिक DNA जब हमने बना लिया तो इस काइमेरिक DNA का रेप्लिकेशन करने के लिए एक पर्टिकुलर उपयुक्त मीडियम की आवश्यकता होती है और उस मीडियम में ही क्या करेगा, अपना रेप्लिकेशन करेगा। वो मीडियम को बैक्टीरिया लेते हैं। तो आपने ई कोलाई नामक बैक्टीरिया सुना होगा। हमारे यहाँ पर ई कोलाई जो बैक्टीरिया है ये होस्ट का काम करेगा, ये हमारे लिए होस्ट है। सॉरी, ये हमारे लिए क्या है, होस्ट है। तो सपोज दैट हम क्या लेते हैं, हमारे पास यहाँ पे काइमेरिक DNA है, काइमेरिक DNA। आप चाहो तो यहाँ पे इसको rDNA भी कहा जा सकता है, रिकॉम्बिनेंट DNA कहा जा सकता है। इस DNA को जब ई कोलाई में जब इंसर्ट करोगे तो इंसर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेक्निक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पहले टेक्निक आप ले सकते हैं, जीन गन ले सकते हैं। दूसरा माइक्रो इंजेक्शन यूज ले सकते हैं, लिपोसोम यूज ले सकते हैं। ठीक है, जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोसोम और मैक्रो इंजेक्शन एटसेट्रा
जीन गन, माइक्रो इंजेक्शन, लिपोसोम और माइक्रो इंजेक्शन एटसेट्रा, ये कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे मेथड्स हैं जिसकी सहायता से आरडीएनए को या रिकॉम्बिनेंट डीएनए को या काइमेरिक डीएनए को हम ई कोलाई के अंदर क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन कर सकते हैं उसका। तो सपोज दैट हमारे पास ये ई कोलाई है और इस ई कोलाई के अंदर ये इसका बैक्टीरियल डीएनए हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया, आरडीएनए को हमने इंसर्ट कर। तो दिस इज थर्ड स्टेप, इंट्रोडक्शन ऑफ काइमेरिक डीएनए इनटू होस्ट सेल, अर्थात काइमेरिक डीएनए को बैक्टीरियल सेल में हम इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इंट्रोड्यूस के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, जीन गन एक मेथड है, माइक्रो इंजेक्शन एक मेथड है, लिपोसोम एक मेथड है, मैक्रो इंजेक्शन मेथड है, इस तरह से और भी कई मेथड्स हैं और उनमें से किसी भी एक मेथड का हमारे प्रयोग की आवश्यकता के अनुसार हम कोई मेथड्स का इस्तेमाल करेंगे और मेथड के इस्तेमाल के द्वारा काइमेरिक डीएनए और आरडीएनए को हम बैक्टीरियल सेल में क्या कर सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आफ्टर इंट्रोडक्शन, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन। अब आपको यहां पर ये पता करना है कि हमने प्रयोग किया और उसमें काइमेरिक डीएनए को प्लाज्मिड में डालकर उसकी सहायता से हमने किस में इंसर्ट कर दिया, बैक्टीरिया में इंसर्ट कर दिया। अब हम चाहते हैं कि उसका सिलेक्शन करें, चयन करें, आइडेंटिफिकेशन करें कि हमारा प्रयोग उसी प्रकार से हुआ है और कौन से बैक्टीरिया में हमारा काइमेरिक या रिकॉम्बिनेंट डीएनए है और किस में नहीं है। तो उसके लिए पहले उसकी पहचान करते हैं और सिलेक्शन करते हैं। इसके लिए प्लाज्मिड में पहले से प्रेजेंट दो जीन जो मैंने अभी आपको बताया था, AMPR और TETR, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन मौजूद है, ये हमारी हेल्प करेंगे। यदि इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन कंटेन कल्चर मीडिया में ग्रो किया जाए, हम इसको क्या करेंगे, ये कल सपोज दैट इनसे कंटेन क्या है हमारे पास, कल्चर मीडियम है। कल्चर मीडियम में इनको क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। आपको पता है नॉर्मल ई कोलाई में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन नहीं होते हैं और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन भी नहीं होते हैं, अर्थात नॉर्मल ई कोलाई जो नॉर्मल ई कोलाई है जिसमें काइमेरिक डीएनए नहीं है, उसको यदि एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में रखोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। उसी तरह टेट्रासाइक्लिन युक्त संवर्धन माध्यम में नॉर्मल ई कोलाई को रखोगे तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट ऐसा ई कोलाई जिसमें आरडीएनए मौजूद है, उसको यदि एम्पिसिलिन युक्त संवर्धन माध्यम में और टेट्रासाइक्लिन युक्त संवर्धन माध्यम में रखोगे और उसकी ग्रो कराओगे, अर्थात ग्रोथ कराओगे, तो उनकी डेथ नहीं होगी। इसका मतलब वो लाइव रहेंगे। और जो लाइव कॉलोनीज है, कॉलोनीज किसकी, ई कोलाई की, लाइव कॉलोनीज ऑफ ई कोलाई, उनका हम क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सिलेक्शन कर लेंगे। तो इस तरह से हमने क्या कर लिया, आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया और सिलेक्शन भी कर लिया। अब आता है प्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड एक्सप्रेशन। देखो, प्रोडक्शन
प्रोडक्शन का मतलब है कि हमने कौन सा जीन डाला है, किसमें डाला है, ई कोलाई में डाला है। उस ई कोलाई उस जीन से हमें क्या प्रोडक्ट मिलता है, तो प्रोडक्शन। उसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फिर एक्सप्रेशन कैसे होगा। तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास सपोज दैट ये एक ई कोलाई है और ई कोलाई के अंदर ये एक प्लाज्मिड है और इस प्लाज्मिड में यहां से यहां तक हमारे पास कोई डिजायरेबल जीन है, डिजायरेबल जीन है। अब नॉर्मली मानना कि इस ई कोलाई में, नॉर्मली इस ई कोलाई में एक बैक्टीरिया में एक प्लाज्मिड है। हम चाहते हैं कि इस एक बैक्टीरिया में प्लाज्मिड की संख्या मल्टीप्लाई हो जाए। तो इस बैक्टीरिया को हम क्लोरेम फेनिकोल मीडियम में रखेंगे। किसमें रखेंगे, क्लोरेम फेनिकोल मीडियम में रखेंगे। और इस मीडियम में रखने के बाद में इस प्लाज्मिड की संख्या 3000 पर सेल हो सकती है। इसका मतलब हमने इस एक प्लाज्मिड की संख्या कहाँ, प्लाज्मिड को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना, अप टू 3000 पर सेल कर लिया हमने। इस एक सेल में कितने प्लाज्मिड बन गए, 3000। सिर्फ एक मेथड से इस बैक्टीरिया को हमने क्लोरोफेनिकोल युक्त कल्चर मीडियम में रखा और उस कल्चर मीडियम में रखने पर ये प्लाज्मिड की संख्या में क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। तो हमारे पास जीन का मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब प्रोडक्शन देखते हैं। प्रोडक्शन के लिए अब हमारे एक्सपेरिमेंट की आवश्यकता के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं। जैसे इस सेल को, इस सेल से यदि हमें क्या लेना है कि कोई प्रोडक्शन, जैसे इंसुलिन या इस तरह का कोई भी प्रोटीन बनाना है, कोई रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन चाहिए, तो इसको बायोरिएक्टर में डालकर इससे हम वो प्रोडक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन हो सकता है, उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो सकता है बायोरिएक्टर के सहायता से। एक्सप्रेशन, तो इसका मतलब जो प्रोडक्शन होगा तो वो जीन क्या फंक्शन करेगा और जो प्रोटीन बनेगा उस जीन का क्या हो जाएगा, एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार हम जीन क्लोनिंग कर सकते हैं। जीन क्लोनिंग के स्टेप्स में फिर से रिपीट करता हूं। पहला है आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डिजायरेबल जीन, वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण। दूसरा स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ काइमेरिक डीएनए, काइमेरिक डीएनए का निर्माण। तीसरा है काइमेरिक डीएनए का होस्ट में इंट्रोडक्शन, अर्थात काइमेरिक डीएनए का ई कोलाई में प्रवेश करवाना। सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन कि कौन सी बैक्टीरियल सेल में हमारा डिजायरेबल जीन युक्त काइमेरिक डीएनए या रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाला प्लाज्मिड प्रेजेंट है, उनका आइडेंटिफिकेशन करना है, उनका सिलेक्शन करना है। उसके बाद में प्रोडक्शन है, मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्शन और एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने मेथड बताया, क्लोरोफेनिकोल को यूज लेंगे और क्लोरोफेनिकोल से कल्चर मीडियम में जब ई कोलाई को रखते हैं तो ई कोलाई की ग्रोथ नहीं होती है, पर उसमें प्लाज्मिड की ग्रोथ हो जाती है अप टू 3000। और अब उससे ग्रोथ हमने कर ली और उस बैक्टीरियल सेल से हमें क्या रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन लेनी है, तो प्रोटीन का हम बायोरिएक्टर की सहायता से या अनोदर किसी मेथड की सहायता से उसका प्रोडक्शन ले सकते हैं। और जो जीन से जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन उसका क्या होगा, एक्सप्रेशन होगा, अर्थात कौन सा उसमें एमिनो एसिड्स होगा, उस प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होगा वो उसका एक्सप्रेशन हो गया। इस तरह से आज का टॉपिक था जीन क्लोनिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो आशा है आपको समझ में आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।